रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये दोहा आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब इस दोहे को बदलने का वक्त आ गया। तो बदल के क्या होना चाहिए शेखरू? ये होना चाहिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पॉलिटिक्स न जाए। क्योंकि यहां ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है और हमारे नेता हैं कि अपनी ऑक्सीजन पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहे। मम्मी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। हम लोग आप लोगों को देश के कोने कोने से ऑक्सीजन के अभाव में लोगों के मरने के दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। जिधर देखो उधर लाशें, जिधर देखो उधर मातम है। यहाँ पर ऑक्सीजन इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल नील है। लेकिन हमारे नेता तो नेता ठहरे। लोगों को ऑक्सीजन बेशक न मिल पा रही हो, लेकिन हमारे नेताओं की पॉलिटिक्स को ऑक्सीजन खूब मिल रही है। हर पार्टी के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं, यानी दोषारोपण का खेल। देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है और नेता लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर सिर्फ आरोप मढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंटेर हाथे এটা রেখে দিয়েছিল, তারা আজ পর্যন্ত আমাদের ওষুধ দেয়নি, অক্সিজেন দেয়নি, শুধু রাজনীতি করতে গিয়ে। আপনার লোকেরা কি করেছে? আপনার লোকেরা ভ্যাকসিন চুরি করেছে। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उनको, राजनीति की जरूरत है। मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप सब लोगों ने कई प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह देखे होंगे, टीवी चैनल्स पर देखे होंगे। सब में एक बात कॉमन ये होती है कि वो शपथ लेते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। लेकिन आज जब कोरोना का प्रकोप रोज सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है, तो कितने ऐसे नेता हैं जो सच में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कहना मुश्किल है। बस चुनाव के समय वोट सब मांगने पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े लंबे चौड़े मोटे ताजे वायदे करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या? अब पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए, जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। कल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर सिर्फ दोषारोपण ही किया। दीदी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, सुनिए। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পুরো নেগলিজেন্সের জন্য আজকে ভারতবর্ষে কোভিডের এই পরিস্থিতি হয়েছে। গত 7ই মার্চ হর্ষবর্ধন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি একটা সভায় দাঁড়িয়ে বলেন যে কোভিড ইজ অন ইটস ওয়ে আউট, কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন 2020 থেকে অক্সিজেনের প্ল্যানিং, অক্সিজেন সারচার্জের প্ল্যানিং রেডি করতে বলেছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোনো মিটিংয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে সে কথা বলেনি স্টেটগুলোর কাছে। जब ममता बनर्जी ने यह किया तो उनकी चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी भला कैसे पीछे रहती? नंदीग्राम में दीदी के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, जो पहले तृणमूल के ही नेता हुआ करते थे, उन्होंने ममता दीदी पर यह दोषारोपण कर दिया। এই সরকার যদি না বদল হয়, পশ্চিমবঙ্গটা পশ্চিম বাংলাদেশ হবে, দিন আর বেশি দেরি নাই। আপনার লোকেরা কি করেছে? আপনার লোকেরা ভ্যাকসিন চুরি করেছে। আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি, মাননীয় বলছেন 5 তারিখ থেকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন করবেন, আরে 5 তারিখে আপনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। फिर बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी अगली बयानबाजी का भार अपने कंधों पे ले लिया और आरोपों के मैदान में कूदते हुए ममता दीदी पर एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए। ममता जी को यही नहीं पता कि उनके बंगाल में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज हैं। यदि वो उनको सबको मिलाकर उनसे बात करके और ऑक्सीजन अगर उत्पादन को सेंट्रलाइज कर दे तो बंगाल में समस्या ही नहीं रहे। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उनको, राजनीति की जरूरत है और इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए क्या कहेंगे इसे? क्या यही राजनीति है? सब अपनी अपनी गोटियां फिट करने में और राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए। कल अरविंद केजरीवाल जी का
हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में उन्होंने क्या किया। बस सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ने में लग गए। कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें, ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे भाई केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आपने कोरोना से लड़ाई में क्या किया, इसका भी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करेंगे क्या? और कष्टवर्धन जी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। किसकी? अरे हमारे माननीय सम्माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वैसे तो उनका ऑफिशियल नाम हर्षवर्धन है, लेकिन मन कहता है कि उनको कष्टवर्धन नाम से ही पुकारो, क्योंकि हर्ष या खुशी देने जैसा कोई काम तो इस कोरोना काल में उन्होंने किया है नहीं। इस दौरान सार्वजनिक रूप से बस सिर्फ एक काम किया उन्होंने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक निहायत ही भदेश चिट्ठी लिखने का। उसमें भी बस एक ही चीज थी, ब्लेम गेम। हर्षवर्धन जी, आप संसद सदस्य हैं, मंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं आप दिल्ली और देश की जनता के लिए? आप जिस दिल्ली के रहने वाले हैं, जहां से चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं, वहां ऑक्सीजन की भयानक किल्लत हो गई है। उससे निपटने के लिए क्या किया है आप? क्या कर रहे हैं? अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और इतनी मौतें हो रही हैं, फिर भी आप और आपका मंत्रालय क्या कर रहा है इसका पता ही नहीं चल रहा। आप अदृश्य मंत्री हो गए हर्षवर्धन जी, द इनविजिबल मिनिस्टर। बस आप केजरीवाल जी को दोषी ठहराइए और केजरीवाल जी आपको। यही चलता रहेगा और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करती रहेगी। देखा बंधु, इसे कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। कौन खोद रहा है कुआं? अपनी गुजरात सरकार। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों कोरोना मरीजों की जानें चली गई हैं और हजारों लाखों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोल रहा है कि सिस्टर के पास जाओ। हम यही चाह रहे हैं कि हमारे मरीज को भर्ती कर लिया। ऐसे में कई राज्य सरकारें अब जाकर ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर सक्रिय और सचेत हुई। अब गुजरात को ही ले लीजिए, वहां अमित शाह जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के तहत आने वाले एक आयुर्वेदिक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद थे। દેશભરમાં આવા સેંકડો પ્લાન્ટ લગાવવાની શરૂઆત કરી છે। ગુજરાતની ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કાફી મજબૂત થશે। अब ऐसे में क्या कहें, ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह आग लगने पर कुआं खोदने का सिलसिला जारी रहा तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। खैर, अच्छी बात यह है कि आज हमारे नेता किसी ऐसी जगह पर दिखाई दिए जहां देश की जनता इस मुसीबत के वक्त उन्हें देखना चाहती। भाई, एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि गाहे बगाहे किसी भी बात के लिए नेताओं को गालियां तो पड़ती रहती है, लेकिन जब वो कोई अच्छा काम करे तो वो तालियों के हकदार भी बनते हैं। बंदरू, तालियां, 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 तालियां। ये क्या कर रहे हैं मिथुन दा? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर दिया अबू? अरे क्या नहीं किया बंदरू, क्या नहीं किया? इलेक्शन कमीशन की सारी गाइडलाइंस को तोड़ कर दिया।
चुनाव आयोग ने कितने लोगों की रैली पे बैन लगाया बंदरू, याद है ना? 500 से ज्यादा। कोई शक? देख लिया, ये तो मेरे बंदरू को भी पता है, लेकिन मिथुन दा को नहीं पता। मिथुन दा की आज की मालदा वाली इस रैली में कितने लोग आए हैं, गिनकर बताऊं आपको? गिनकर बताऊं? छोड़िए, आप खुद ही देख लीजिए और खुद ही गिन भी लीजिए। मिथुन दा की इस रैली में सिर्फ अधिक संख्या वाला नियम ही नहीं टूटा, लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। क्या कर रहे हैं मिथुन दा आप? आपकी इस रैली को देखकर तो मुझे आपका वही डायलॉग याद आ रहा है। क्या बोला था आपने? একটা খালি ডায়লগ বলবো, হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। थोड़ा खामोश हो जा, बोलने तो दे। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। दादा दादा, फिल्म में तो ये डायलॉग ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोरोना फैलाकर अपने इन चाहने वालों के लिए ही कोबरा साबित हो जाए। इस पब्लिक पे तो रहम खाइए मिथुन दा। मिथुन दा ने ये ठीक नहीं किया शेखर। वैसे देखा जाए तो मिथुन दा ऐसा क्यों नहीं करते बंदरू, जब उनकी पार्टी यानी बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष खुद कोरोना की गाइडलाइंस का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। इसके আপনি দেখতে পারবেন না, 2 তারিখের পরে আপনাকেই দেখা যাবে না। চাকর বাকরের মতো ব্যবহার করেছে। টিএমসির নেতারাও জানেন না কোন কেসের কি ধারা, পুলিশও জানেন, লিখে দিয়েছে, ওটা বসিয়ে দিচ্ছে। সেই পুলিশ আমাদের 30,000 কেস, এই পুলিশকে আমরা সাবালক করে দেবো, সিদ্ধারা সোজা করে দেবো, জেলের ভাত খেতে হবে। दुर्भाग्य। घोष बाबू ने अपनी ये रैली आज कोलकाता में की थी। टीएमसी के सांसद सौगत राय ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोष बाबू की रैली का वीडियो भी चलाया। सौगत राय जी ने खुलकर आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। আপনাদের আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে নির্বাচন কমিশন যারা পুরোপুরি বিজেপির কথায় চলে তারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এমন নয় যে আমাদের অভিযোগ দিতে কোনো ত্রুটি ছিল, আমরা অভিযোগ করেছি, সময় মতো করেছি। पश्चिम बंगाल चुनाव में यह सब तब हो रहा है जब 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने सख्त फैसला सुनाया और जुर्माना लगाने की धमकी दी है, और आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ बैठक की है और द नेशनल पैंडेमिक एक्ट यानी राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत उन सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है जो कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। अब पता नहीं कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या इस बार भी हाईकोर्ट को ही बोलना पड़ेगा। कुछ करते क्यों नहीं भाई? कुछ कीजिए ना। लड़ाई होवे, लड़ाई होवे, भीषण लड़ाई होवे। किसकी लड़ाई हो रही है शेखरू? किससे हो रही है? ममता दीदी की। ममता दीदी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही हैं। अच्छा, ये कैसे? ये तो बताओ। हाँ, अब बताना क्या है? दीदी की आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुन लो। এবং একমাত্র বিজেপি যা বলছে তাই হচ্ছে। এবং আজকে কোভিড বেড়ে গেল শুধু ইলেকশন কমিশনে বিজেপির কথা শুনে কাজ করবার ফলে। সবাইকে অ্যালার্ট করব, এখন থেকে প্রিকশন নিন। একদিকে কোভিডের লড়াই, অন্যদিকে ইলেকশন কমিশনের বিজেপির হয়ে। ममता दी लड़ाकू हैं, भीषण लड़ाकू, एकदम राफेल जेट फाइटर की तरह एक टाइम में कई जगह बम गिराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो हमेशा लड़ती हैं, सत्ता के बाहर रहती हैं तो लड़ती हैं, सत्ता में रहती हैं तो भी लड़ती हैं। यहां तक तो ठीक है, एक नेता को लड़ाकू होना भी चाहिए, लेकिन ममता दीदी के साथ मुश्किल यह है कि वो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ती हैं। সেন্ট্রাল ফোর্সকে তুলে এনেছে, তারা এক জেলা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, রোগ ছড়াচ্ছে। তাদের কিন্তু কোভিড টেস্ট হয়নি। अभी जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है उसे ही ले लीजिए,
वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही हैं और केंद्रीय बलों के खिलाफ भी लड़ रही हैं। और ऐसा हम नहीं, वो खुद कह रही हैं। আমাদের লোকেরা যাতে ভোট করতে না পারে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি কাউকে ইল্লিগাল ডিটেনশন করে পুলিশ, তার ছেলেমেয়েরা রাত্রিবেলায় থানায় গিয়ে বসে থাকবেন, থানা ঘেরাও করবেন এবং বলবেন ইল্লিগাল ডিটেনশন কেন হয়েছে, ক্লারিফিকেশন দাও। দরকার হলে কোর্টের কাছে যেতে হবে, দরকার হলে কোর্টের কাছেও যেতে হবে, কোর্টে মুভ করতে হবে। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট সব কিছুতেই মুভ করবো আমরা, এটা মাথায় রাখতে পারি। এফআইআর করবেন, যদি কাউকে ইল্লিগাল ডিটেনশন করায় সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করবেন, ইটস ইল্লিগাল। ममता दी, फिलहाल तो आप चुनाव लड़ लीजिए, बाद में दूसरी लड़ाई लड़िएगा। सारी लड़ाइयां एक साथ ही लड़िएगा तो कैसे चलेगा? मतलब मैं अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अंदाजा लगाइए दीदी। केंद्र सरकार भी बहुत ढीली ढाली है, एक जरूरी फैसला करती है तो कई सारे जरूरी फैसले रोके रहती है। क्या हुआ शेखरो? अरे बंदरू, हुआ ये कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने 2 अच्छे फैसले भी लिए, लेकिन कई जरूरी फैसलों की फाइलें अटकी पड़ी हैं। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर 2 बड़े अच्छे फैसले हुए। एक तो ऑक्सीजन उत्पादन, उसके परिवहन और उससे जुड़े सभी जरूरी साजो सामान से कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस हटाने का। और दूसरा फैसला? दूसरा कोरोना की वैक्सीन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को हटाने का। लेकिन इतने भर से काम थोड़े ही चलने वाला है। देश में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की भी भारी कमी है। वेंटिलेटर्स पर जीएसटी इतना अधिक है कि पूछिए मत। फिर अस्पतालों में बेड की भी भयंकर कमी है। इन सब के बारे में क्या कर रही है केंद्र सरकार? और वैक्सीन लगाने के तरीके पर भी ध्यान देना जरूरी है। जहां जहां वैक्सीन लग रही है वहां जाकर देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वाशी को? क्या हो रहा है? अरे बंदरू, वैक्सीन लगवाने वालों की भारी भीड़ है और कई बुजुर्ग लोग तो कई दिन लाइन लगने के बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। और कुछ तो कतार में खड़े खड़े बुजुर्ग हो गए। लंबी लंबी कतारें हैं, जिस वजह से लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि वैक्सीन भी घर घर जाकर लगाई जाए, खासकर जो लोग 45 साल के ऊपर हैं उनके लिए। और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सेंटर खोले जाएं। अभी जितने वैक्सीन सेंटर्स हैं वो नाकाफी हैं। पता नहीं केंद्र सरकार इन सब को लेकर कब जागेगी। जागो मोहन प्यारे जागो। तो ये था आज का पोल खोल। अब आपसे सोमवार यानी 26 अप्रैल को मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे बंदरू को इजाजत दीजिए। और हां, आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बंदरू, जाने से पहले मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा था, कहूं? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर? हाँ मगर जो भी है बड़ा चल